अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी को वे आए और आज के कार्यक्रम को दिशा प्रदान करें। भागी जी, माननीय भारत जी, हमारे सबके बहुत प्रिय इंद्रमोहन गपाई जी, कक्कड़ साहब, आनंद जी और अभिषेक टंडन जी, मंच पर मेरे साथ जो है नेगी जी भी आज उपस्थित हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सारे शिक्षक, दोस्त, भाई, बहनें और साथ ही साथ में उनको जो हम असल रूप में पहचानते हैं जिनको, वो हमारे एनडीटीएफ के सारे कार्यकर्ता, आप सबका इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीएफ का अपनी एक कार्यशैली और उस कार्यशैली के अंदर जब हम अपनी सारे यूनिट्स के मेंबर को इनवाइट करते हैं किसी सभा में, तो आप उस सभा को एनडीटीएफ की जनरल बॉडी मीटिंग समझ सकते हैं। तो हमारा ऐसे जनरल बॉडी मीटिंग कह करके भी इसको संबोधित करते हैं। हम अपने हमेशा कार्यकर्ताओं को जब बुलाते हैं तो हम मिलन का कार्यक्रम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो यही है कि हम सबको मिलकर के कैसे साथ चलना है। तो हम ये बात कहते हैं कि हम एक मिलन के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा कहने लगते हैं तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मल सा लगने लगता है कि एनडीटीएफ एक्टिविस्ट मीट, लेकिन जैसे ही इसका अपनी मातृभाषा में इसको बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। तो इसलिए हम इसको हमेशा अपनी कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के रूप में ही जानते हैं और ऐसे मिलन कार्यक्रम हम समय समय पे करते ही रहते हैं, आपको इसकी जानकारी है। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, जो हमारे बड़े कार्यक्रम रहते हैं उनके बारे में आप जानते हैं, चाहे वो हम संक्रांति का कार्यक्रम करते हैं, जोड़ी मिलन का कार्यक्रम करते हैं, या हम वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम करते हैं, तो हम अपने विचार परिवार से लोगों को उसमें आमंत्रित जरूर करते हैं और कोई ना कोई अपने लिए एक एजेंडा भी तय करते हैं। आज का जो मिलन कार्यक्रम है वो भी एक तरह से हमारा जो एक एजेंडा ही है उसको सेट करने के लिए और उसके अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहने वाली है ये तय करने के लिए ये मिलन कार्यक्रम है। अब क्या विषय है? विषय तो दूसू का चुनाव और दूसरा का चुनाव है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और खास तौर पे आज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि कभी पहले तो हमने इस तरह से मिला करके कभी दूसू और डूटा का एजेंडा आपके सामने कभी इस तरह से रखा नहीं। हालांकि हम सब सक्रिय कार्यकर्ता ये जानते हैं कि चाहे दूसू का चुनाव हो या डूटा का चुनाव हो, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं और उनको हमने कैसा पूरा करना है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको आपसे साझा करना कोई नई बात होगी, लेकिन ऐसा क्या है इस बार कि हमको एक मिलन कार्यक्रम में इस दोनों विषयों को आपके सामने रखना पड़ रहा है। साथियों, ये एक विशेष परिस्थिति है। यह विशेष परिस्थिति हमने इस तरह से जनरेट नहीं किया, क्योंकि हम तो चीजों को हमेशा उसी भाव से लेते हैं जिस भाव से हमेशा लेते रहे। लेकिन जो विचारधाराएं अपने आप को कभी अलग कहती थी, वो विचारधाराएं हम हमेशा आपसे साझा ये करते रहते थे कि ये एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। बात उनकी सेम ही है, ये बात एक जैसी ही करते हैं, इनकी सोच समझ और कार्यशैली एक है। और हमारी विचारधारा एक थी, जिस विचारधारा को हम सबको अपने में सम्मिलित करके सबके कल्याण के लिए आगे बढ़ाने वाली विचारधारा के रूप में जानते हैं, जो भारत के मूल और उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई है।
आज की तारीख में वो जो विचारधाराएं अपने आप को अलग दिखाने का प्रदर्शन करती थी और अपने अपने तरीके से अलग अलग वर्गों को सम्मोहित करके या आप कहिए कि बरगला करके या उनको अलग अलग तरह के नैरेटिव समझा करके अपने साथ पीछे बांधे रहती थी, अंत में उनको अपने नकाब उतार के एक साथ आना पड़ गया और आपके सामने उनके चेहरे और उनके मंशा आज बिल्कुल व्याप्त रूप से सबके सामने आ चुकी है। चाहे भारतवर्ष में विषय हो कि ए बनाना है, और चाहे अब विश्वविद्यालय के स्तर पे D.U.T.A. बनाना है, आ गए आपके सामने। अब ये सब हम पहले से ही समझाते थे आपको, ये एक ही हैं। ये इनकी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज खींच करके अलग अलग तरह से लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने का कार्य वो लोग करते थे। हमारे में कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम पे रेखाएं खींचते थे, कभी कास्ट बेसिस के ऊपर अपनी रेखाएं हमारे सामने खींचते थे, कभी कोई और विषय ला करके खींचते थे, कोई टुकड़े टुकड़े भारत के होंगे उसके नारे लगाता था, तो समर्थन करने तो बाकी भी बाद में वहां जाते थे, लेकिन दिखाते थे अपने को अलग। लेकिन आज ये विषय पूरा ना केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, बल्कि पूरे देश में साफ हो गया। मैंने पिछली बारी जब आप लोगों के समर्थन से हमने बहुत 24 साल के बाद में डूटा का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, तो एक इंटरव्यू के अंदर अपने ही पत्रिका के लिए ये कहा था कि ये रामपंथ की वामपंथ में विजय है। आज वामपंथ के और वामपंथ के अनुयायी, जिनको मैं कभी कभी सीधे रूप में कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजी के फॉरेन एजेंट्स हैं, जो हमारी संस्कृति पे, हमारे सोच पे, हमारे विचार पे उसको थोपना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये विषय अब समझ में पूरी तरह से आ गया कि आज अगर हम इस सभागार में एकत्रित हुए और हम डूसू और डूटा का चुनाव के बारे में एक साथ चिंतन कर रहे हैं, तो उसका कारण और सिर्फ एक कारण है कि ये जो अब पूरा का पूरा नैरेटिव तय हो गया है, जो हमने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने तय किया उन्होंने खुद ही इसको तय किया है। ये तो विचारधाराओं का नैरेटिव है, एक जो हमारे सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक जो इस भारत देश की संस्कृति और उसके मूल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा नैरेटिव वो है जो इस भारत देश के टुकड़े करना चाहता है और जो इस भारत को हर विश्व के पटल पे नीचा दिखा करके ये सिद्ध करना चाहता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो औरों से कमतर है। यहाँ के युवाओं का मनोबल तोड़ना, उनके अंदर हीन भावना पैदा करना, उनके अंदर ऐसे विचार पैदा करना कि इस देश में कुछ संभव नहीं। जो कुछ भी संभावना बनेगी वो बाहर से आने वाले विचारों से बनेगी। कल मैं अपने कुछ इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथियों से मिला, मैंने उनसे ये प्रश्न किया, और वो प्रश्न इस तरह से था कि हम सब भारतीय जितने हैं, अगर उनमें से चंद लोग अपने आप को अंग्रेजी भाषा में पारंगत कर लें, जैसा लोग करते भी हैं, तो क्या आप लोग इस बात पे विचार करेंगे कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाएं, या उसको नकार दें, या उसको ये कह दें कि इसको आप खत्म हो जाना चाहिए? तो सबका आंसर एक ही था, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा मूल और हमारी मातृभाषा कभी बदल नहीं सकती। हमने कोई और भाषा सीखी, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखा, लेकिन हमारा मूल नहीं बदलने वाला है, वो तो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।
इसी प्रकार से मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि हम सनातन परंपरा के लोग हैं, हमारा सनातन हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा भाई। किसी के कह देने से कि इसका विनाश कर देंगे, विनाश होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि उसके अंदर बाद में आई परिस्थितियां, काफी बाद में, और खास तौर पे मुगल शासन के समय आई परिस्थितियां जिसके अंदर कास्ट सिस्टम ने हमारे समाज को विभाजित किया, उसका विरोध करने के लिए हम भी तैयार हैं आपके साथ में। उसकी जो कमियां हैं उसको मिटाने के लिए हम भी आपके साथ खड़े। परंतु जिन लोगों का यह आइडिया है कि इसकी मूल को ही खत्म कर दो, उस विचार के साथ तो इस सभागार में बैठा मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति कभी तैयार होने वाला है। तो ये जो विषय मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, ये विषय क्यों ला रहा हूं सर? इनका दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या संबंध है? इसका गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षक जैसा नैरेटिव तय करेंगे, जैसी भावना अपने विद्यार्थियों में भरेंगे, और जैसे विद्यार्थियों के हाथ में इस विश्वविद्यालय की रिप्रेजेंटेशन की कमान जाएगी, ये दोनों बातें मिल करके ये तय करेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में किस तरह के आइडियोलॉजी का वर्चस्व रहेगा और भारत के आने वाला समय किस दिशा में मुड़ेगा। ये बात को साझा करने के लिए, इस बात को आपसे चर्चा करने के लिए और आपके कर्तव्य को एक बार उन्हें याद दिलाने के लिए इस मिलन कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। आप लोगों से मेरी पूरी आशा है, क्योंकि आप लोग एनडीटीएफ के वो सशक्त पिलर्स हो, वो सशक्त कार्यकर्ता हो, जो ऐसी किसी भी कॉन्स्पिरेसी को इस विश्वविद्यालय में तो क्या भारतवर्ष में भी कभी इस्टेब्लिश होने नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा आग्रह आपसे है कि बाकी सारे डिमांड्स, बाकी सारी बातें तो हमारी पूर्ण हो ही रही हैं, कुछ रह गई हैं वो हो जाएंगी, उसकी चर्चा भी 2-4 सेंटेंसेस में हम कर लेंगे। लेकिन आज ये कि मेरी प्रमोशन का क्या होगा, मेरे ओपीएस क्या होगा, सब होगा। अरे भाई, नियुक्तियां भी होंगी, प्रमोशन भी होंगी, ओपीएस भी मिलेगी, पास सर्विस भी मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें भी मिलेंगी। अरे जो देश चंद्रमा पे पहुंच गया है वो ये छोटे छोटे काम नहीं कर लेगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? जो देश ने अपनी क्षमता ये दिखा दी है कि कोविड के विषम परिस्थितियों में भी भारत कैसे पूरे विश्व को संभाल सकता है, जब पूरे के पूरे दुनिया में सबकी इकोनॉमी डूब रही है और हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है और सबके लिए सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ी रही हैं। आज हमारे शिक्षक साथियों के ज्यादातर समस्याओं का अंत होने को आ रहा है, तो आप लोगों को ये कैसे बार बार विश्वास दिलाने की कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता पड़ती है कि भाई साहब इसमें क्या होगा, ये कब तक हो जाएगा। हम लोग तो इसके अंदर इस भावना से भी जुड़े हैं कि राष्ट्र का निर्माता शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माण में लगना है तो कई बार थोड़ा कम भी रहेगा तो भी लगेगा ही, परंतु अपनी तरफ से यह प्रयास होना चाहिए कि उसको कोई कठिनाई ना हो। एनडीटीएफ का ध्येय शिक्षा व्यवस्था को ठीक रूप से चलाना, विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखना और साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथियों का जो ड्यू है वो भी उनको समय पे मिलना, यही है। तो जब ये 3 कार्य होने हैं तो उस 3 कार्यों में और सब कुछ को मिलके जुलके ही होना है। ये आपको जो मंच दिख रहा है, ये मंच किस बात का परिचायक है? ये इसी बात का परिचायक है कि हम लोग, आप सब लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता की क्या सोच है। उनकी सोच ये है कि अच्छे विद्यार्थी इस महाविद्यालयों से, इस विश्वविद्यालयों से अच्छे नागरिकों के रूप में बने। उनके रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी सोच के लोग हों जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ने में और
एक जो वेस्ट का नैरेटिव ही चाहे सही, लेकिन उसको ऐसे कह देते हैं डेवलप्ड नेशन बनने में मदद करें। और ऐसा सब कुछ मिल करके तभी होगा जब हम विद्यार्थियों की और विद्यार्थी हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे। इसीलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज चुना है जहां पर हम आपसे ये शेयर कर सकें। हमने क्या क्या कर दिया इसकी भी जानकारी आपको देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये बताने की आवश्यकता तो फिर भी आपको है कि वो कौन लोग थे, वो कौन सा विचार था, वो कौन सी विचारधारा थी जिसने हमसे हमारे सारे अधिकार और शिक्षकों का सम्मान छीना। बहुत ज्यादा पहले नहीं जाता, 2003 से शुरू करता हूं। 2003 से 2005 में कौन डूटा का अध्यक्ष था, जो अभी कैंडिडेट है। आपका क्या छिना? ओपीएस छिना। 2009 से लेकर 2011 में कौन अध्यक्ष था? वही व्यक्ति। आपसे क्या छिना? आपकी प्रमोशन, आपकी अपॉइंटमेंट छिन गई। एपीआई पीबीएस सिस्टम आया 2010 में। एपीआई पीबीएस सिस्टम आने के बाद में हमारे हाथ से सब कुछ उड़ गया, हमारी नियुक्तियां बंद हो गई। उसके बाद में वो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया, वही व्यक्ति। हमारे हाथ से क्या छीना? हमारे हाथ से पास सर्विस काउंट 0 हो गया, छिन गया हमसे। तमाम ऐसी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं जो बार बार शिक्षकों ने उनके बहकावे में कई बार आकर के झूठे नैरेटिव में फंस करके, और उनके जो उनका तंत्र ये चल रहा था जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि जब हम उनको समझाते थे ये एक ही हैं, इनको अलग मत समझिए, तो वो अपने आप को कभी इंडिपेंडेंट कह करके, और हमेशा समर्थन किसका करते थे? उस समय भी यूपीए 1 का कर रहे थे, बाद में यूपीए 2 का कर रहे थे। तो वो समर्थन करते करते उन्होंने आपसे सब कुछ छीना। हम लोगों को सेमेस्टर की स्ट्रगल, सेमेस्टर के विरोध की स्ट्रगल में झोंक दिया। किसने बनाया सेमेस्टर लाने का पूरा डॉक्यूमेंट? सीएबी ने। उसका चेयरमैन कौन था? सरकार। Who was that person? सरकार। He was the वेस्ट बंगाल के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बुद्धदेव भट्टाचार्य। वो सीएबी का बना चेयरमैन। उसने पूरा सेमेस्टर सिस्टम, और यहां क्या कर रहे हैं? वहां से बनवा रहे हैं, यहां पर जो है कच्चा विरोध कर रहे हैं, हमको और कामों में उलझा रहे हैं। और उलझाते उलझाते हमारे जो असली सम्मान की चीजें थी, हमारे हक की चीजें थे, हमारे अधिकार थे, हमारे सर्विस कंडीशन पे पूरा आघात करते रहे। अभी आजकल कई लोग जो हैं वो इस बात को उनके साथी कहते रहते हैं, तो आपकी जानकारी में वो आना चाहिए, जिसको आप काउंटर भी कर सकते हैं। वो ये कहते हैं ये तो देखिए जो ओबीसी एक्सपेंशन सीटें अब भरी जा रही हैं ये तो हमने दिलवाई थी। अरे भाई, ओबीसी एक्सपेंशन हुआ था तो ओबीसी एक्सपेंशन सीटें तो आनी थी। चलिए आपने मान लेते एक बार को दिलवाई थी, तो फिर आधी क्यों दिलवाई थी? फर्स्ट ट्रांचे क्यों दिलवाया था, पूरी क्यों नहीं दिलवाई थी? सेकंड ट्रांचे तो 2019 में आया ना, आधी दिलवाई ना, जितनी बिल्ली थी उसकी आधी पोस्ट दिलवाई। और फिर दिलवाई भी कैसे? कि केवल इन पे एडहॉक नियुक्तियां हो सकती हैं। मतलब लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने का जो काम था वो उन लोगों ने किया। पूरी व्यवस्था को एडहॉकिज्म में धकेला, नो प्रमोशन जोन में धकेला, 0 काउंटिंग ऑफ पास सर्विस में धकेला, और कोई एनपीएस के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए जो ओपीएस वापिस आता। और साथ ही साथ और ऐसे कई काम, सेमेस्टर यहां लागू हो गया, हम लोग जो है विरोध करते रह गए। बदलाव कब आया? बदलाव आया 2015 के बाद, जब आपने और आपकी शक्ति ने और आपने एक बार दोबारा संगठित होकर एनडीटीएफ को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चांस देना शुरू किया। पहली स्ट्रगल हुई 3rd अमेंडमेंट पे, याद है आपको? एनडीटीएफ ने जो भी डूटा के अध्यक्ष था उसके साथ में सबसे आगे बढ़कर के उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में 3rd के बाद 4th अमेंडमेंट ला करके वर्कलोड के इशू को पहली बार आप सबकी मदद से रिजॉल्व करवाया। आप कभी इमेजिन करो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अगर एनडीटीएफ नहीं रहता तो गया था उस दिन वर्कलोड का मुद्दा भी, जैसे पहले सारे मुद्दे मैंने आपको गिनाए कि गए, वो भी जाना था। और हम लोगों की
फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच गिनती रह जाती, सभी लोग जो हैं उसमें कई हमारे एडहॉक शिक्षक साथी उसमें उसका शिकार हो जाते। किसने आपकी जिंदगी में ये बदलाव लाया किस ग्रुप के आने के बाद में कि एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा? उससे पहले क्या व्यवस्था थी? हर 6 महीने हर साल में इंटरव्यू होना, एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस करना। कब से बंद हुआ? एनडीटीएफ की जीत के बाद ये तय हुआ कि एडहॉक को एडहॉक से डिस्प्लेस नहीं करना, जिसके कारण से आज हम सब लोग सम्मान से कह पाते हैं हमारा रिटेंशन होना चाहिए। जो एपीआई पीबीएस से हमारी प्रमोशन स्कीम खो गई, वो दोबारा से प्रमोशन 10,000 यूनिट हो गई। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हो गए, कॉलेजों में प्रोफेसरशिप आ गई। ये किसके कारण हुआ? यूजीसी रेगुलेशन 2018 और उसके साथ में बनने वाली एसओपी, जो समानांतर रूप से सभी कॉलेजों में बहुत स्पीड से सारा कार्यक्रम हुआ। ये कब हुआ? जब हमारे नेहरू जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गए। उसके बाद में रेगुलराइजेशन कब शुरू हुआ? जब आपने टूटा के अध्यक्ष को, पुराने वाले को अलविदा कहा और नए अध्यक्ष आ गए। अब आप तुलनात्मक अध्ययन करके ही बताइए कि क्या मैं जो विचारधारा की बात कर रहा हूं, एक विचारधारा वो है जो देश को टुकड़े करने को, देश के लोगों को नीचा दिखा करके देश के अंदर सामर्थ्य नहीं है कहने वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि आप लोग बहुत सम्मानित हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, और उस सारे बैगेज को ढो करके हम कर रहे हैं। आप लोगों को तो मैंने बताया है, लेकिन भारत जी को एक बात बताना है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भारत जी एक सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम, जिसमें विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में चढ़ तो जाता है, लेकिन उसकी एसेंशियल रिपीट आ जाती है। उसके सारे सब्जेक्टों में इसकी ईआर है, दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन चढ़ा दिया क्योंकि उसके 25% से ऊपर है, 33 से नीचे है। ऐसे हमारे यहाँ एग्जाम सिस्टम है। एसेंशियल रिपीट के साथ में भी आगे के क्लास में चढ़ाते हैं। हम लोग जब डूटा में आए तो हम ऐसे विद्यार्थी बने डूटा के जिनके पास में सारी एसेंशियल रिपीट लगी हुई थी। पुराने सारे पेपर नॉट क्लियर, फेल्ड, दोबारा देने पड़ेंगे। तो जब हम 2021 से 23 में अपनी डूटा में आए तो सारे वो कार्य करने पड़े जो वो खाली छोड़ गए थे, हमारे लिए फेल करके रख गए थे। अब एक एक करके वो पेपरों के ऊपर तैयारी करके भाई साहब हम लगे उनको पास करने के लिए। अब थोड़ा समय तो आप लोग भी दे दीजिए, और थोड़ा अपने बाकी साथियों को जो 10,000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय में, उनको समझा दीजिए कि भाई पुरानी एसेंशियल रिपीट है, वो वाले पेपर जो एनडीटीएफ के सारे कार्यकर्ता मिलकर पास कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो बहुत सारे विषय हो गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, वो एसेंशियल रिपीट के पेपर हैं पुराने वालों के, हम लोग पास करने में लगे, लेकिन ये विश्वास दिला रहे कर लेंगे सब पास। तो ये तो हम करेंगे, लेकिन जब ये सोच, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, सोच यही है क्योंकि जो विचारधारा इस बात को मानती है। हम लोग गए थे मंत्री जी के पास आपकी बात लेकर के, मैं उसी विचारधारा से बात बता रहा हूं। बहुत लोग कहते थे ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपको ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन 25% हुआ, तो इसके लिए आपने क्या सोचा? हमको तो एडिशनल सीट चाहिए, और यूनिवर्सिटी से और यूजीसी से हमने वो पत्र, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट बनती है, वो भिजवाया है। तो मंत्री जी कहने लगे, जी देखिए मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं कि शिक्षक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और शिक्षक की जरूरत क्लासरूम में विद्यार्थी के साथ में हमेशा रहने वाली, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, ये दो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी सेंक्शन पोजीशन हमने सेकंड ट्रांचे में 2019 में भी करी है, अभी तक आपने उनको पूरा भरा नहीं है, आप उनको भर लीजिए, और 75-80% भी भर जाएंगी तो आने वाले समय में हम आपके बाकी पोजीशन भी सेंक्शन करेंगे, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः ठीक रूप से चल पाए। ये बात करने का या काम करने का एक लहजा और एक ट्रेनिंग का पार्ट है।
साथियों, बातें तो बहुत सारी हम कह सकते हैं, हमने और क्या क्या विषय कराए, लेकिन क्योंकि बोलने वाले वक्ता ज्यादा हैं और बात यह है कि मैंने पहले ही आते ही जैसे ही भाई साहब को बता दिया था कि मैं तो आजकल स्टाफ रूम में 1 घंटा बोल रहा हूं और 100 जगह बोल चुका हूं, तो उन्होंने कहा इसका मतलब गया हमारा 1 घंटा आज, तो 1 घंटा तो नहीं मैं अब लूंगा। तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह करके कि प्रत्येक कार्यकर्ता को, आप सब लोग आप ही हमारी शक्ति और आप बल हो। एनडीटीएफ मायने किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एनडीटीएफ मायने संगठन, और संगठन का प्रत्येक सिपाही जो है ये उसका दायित्व है कि आने वाले दोनों बड़े चुनावों में हमारी ही विचारधारा की जय विजय होनी चाहिए। ये इंश्योर करना आप सबका काम है। अपनी मर्यादा में रह करके हमारे को अपनी बात को बहुत ही पोलाइटली सबसे कहते हुए, अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए, किसी के बहकावे में उकसाई में बिना आए, क्योंकि अभी क्या है कि ये भी ट्रेंड मुझे लग रहा है कि चलेगा कि वो आपसे भिड़ करके कोई और नैरेटिव बनाने के लिए कि आपने मतलब झगड़ा शुरू किया, आपने कुछ ऐसा किया, ऐसा करने की भी क्योंकि जो लोग किसी कारण से उनको लगने लगता है कि भाई आज हमारी दाल अब गलने वाली नहीं, तो वो फिर इधर उधर के कोई ना कोई कारण बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपना संयम बनाए रखना है, अपनी पोलाइटनेस बनाए रखनी है, लेकिन अपनी फर्मनेस को और टफ कर लेना है। उस फर्मनेस को जिसके अंदर ये रिजॉल्व है कि हमारी ही विचारधारा डूसू और डूटा में जीतेगी। तो हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है साथियों। और अभी क्या है कि मैंने तो अपना नाम यहां से बता दिया, और अगर मैंने मान लीजिए जो मेरे 5 टीम मेंबर हैं उनका नाम नहीं आपको बताया या उनको ऊपर नहीं बुलाया, तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं फिर इस गेट से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तो मेरे 5 साथी जो आदित्य नारायण पासवान हैं तो ऊपर आए, अमित सिंह, आकांक्षा खुराना, चमन सिंह और कमलेश रघुवंशी जी, आप 5 ऊपर आ जाइए। तो देखिए सबसे पीछे की पंक्ति के अंदर पहुंचे। अरे महाराज, आज तो कम से कम आगे बैठ जाते। तो साथियों, ये मेरी टीम के मेंबर हैं और मैं इन 5 की आपसे गारंटी ले रहा हूं कि ये केवल और केवल आपके कार्य सिद्धि के लिए अपना पूरा समय लगाएंगे। और आजकल तो विश्वविद्यालय में थोड़ी बहुत मेरी गारंटी चल जाती है। तो ये 5 साथी जो हैं, इनके बारे में डिटेल्स तो अपने नेगी जी बताएंगे अभी, लेकिन मैं इस बात की मतलब जो मैंने कहा, इसमें देखिए जो हमारी कार्यशैली है उसका भी एक इस तरह का ही रहता है। उस कार्यशैली में हम ये करते हैं कि नए और पुरानों का हमेशा मिश्रण करते रहते हैं। कभी हमारी कैंडिडेट जो है रूबी मिश्रा होती है, तो कभी हमारी कैंडिडेट जो है आकांक्षा बन जाती है, तो कभी हमारी कैंडिडेट आदिति बन जाती है, कभी सलोनी थी, कभी और थे। तो हम हमेशा उन्हीं लोगों को बार बार एग्जेक्टिव और एसी में नहीं उतारते, तो हम इसको रोटेट करते रहते हैं। और इस बात का भी पूरा ध्यान हम रखते हैं डीटीएफ में कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन ठीक से मिलना चाहिए, चाहे वो जेंडर बेसिस हो या कास्ट बेसिस हो, क्योंकि ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं किसी से। हालांकि इसके विरोध में हमारी एकता जो है वो तो हमारी पहचान जो है शिक्षक की है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का अपना एक महत्व होता है, उसका ध्यान रखते हुए, और वैसे भी हमारे ये तो एक बड़ा सैंपल है, उस बड़े सैंपल में से जो सक्रिय कार्यकर्ता आगे बढ़ के इस विषय में आगे काम करना चाहते हैं, तो उस सैंपल में क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के ही रिप्रेजेंटेशन आएगा ही, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसीलिए जो है ये 5 हमारे साथी रहेंगे। वैसे तो सीटें 15 हैं, लेकिन हमने 10 उनके लिए छोड़ दिया। तो हम लोग 5 एग्जेक्टिव में कंटेस्ट करेंगे। वोट देने का तरीका आपने लोगों को समझाना जो है वो जरा ठीक से समझाना है।
वो कहते हुए ये कहना है कि भाई जो अध्यक्ष पद का के लिए जो आपको नॉमिनेशन पेपर मिलेगा, मतलब ये जो अपना बैलेट पेपर मिलेगा, उस बैलेट पेपर में ए.के. भागी के नाम के सामने जो बॉक्स रहेगा उसमें केवल टिक लगाना है। और ये मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा अंग्रेजी के लोगों की तरह से लिखना है, मतलब वैसे अंग्रेजी भाषा में नहीं टिक लगाना है, हिंदी भाषाओं की तरह से मात्रा बाहर लाइन के नहीं निकालनी। जैसे हिंदी के लोग लिखते हैं तो वो लाइन के ऊपर मात्रा डाल देते हैं, ऐसा एरो नहीं, ऐसा टिक नहीं लगाना जो लाइन के बाहर चले जाए, तो विद इन दी बॉक्स लगाना, तो विद इन दी बॉक्स टिक लगाना। और जैसे जैसे हमने कॉलेज का अलॉटमेंट किया, हम लोग इन पांचों के लिए अलग अलग कॉलेजों की हमने ऐसी अपनी संरचना बना रखी है कि कहीं पे हम अदिति के लिए वोट मांगेंगे तो कहीं अमित के लिए, तो कहीं चमन के लिए, तो कहीं कमलेश के लिए और आकांक्षा के लिए। तो जैसे जैसे कॉलेज का अलॉटमेंट किया है, आप सबसे तो बिल्कुल ये 100% आग्रह है कि बिल्कुल उसी के हिसाब से, चाहे आपकी मित्रता किसी और से हो, तब भी नहीं, जिसका कॉलेज अलॉटेड है उसी के नाम के सामने, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन खराब मत करना भाई, ये बिल्कुल मैं आपको साफ अक्षरों में कह रहा हूं, हमारी कैलकुलेशन है जिसमें पांचों जीते और पांचों समान रूप से जीते, तो उनके सामने न्यूमरल में 15 लिखना है। और अपने कॉलेज में भी लोगों से आग्रह करना है कि इस कॉलेज से हम इनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। अब वहां लड़ाई नहीं कर देनी उनसे, अगर वो कहे मैं इसको नहीं दूसरे को देने वाला हूं वोट, तो लड़ाई नहीं कर देनी, मतलब हमारे लेकिन पैनल में तो थोड़ा सा कई बार उसको समझाने की कोशिश करिए कि हमारी कैलकुलेशन है, हमारा आपसे आग्रह यही है कि अलॉटमेंट के हिसाब से ही वोटिंग करें। हमारे पांचों साथी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और आप सबके एंथुसियाज्म को देख करके और जितने जोर शोर से आप लोग लगे हुए हैं और जितने टोलियां बना करके आप कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समय निकाल करके बाकी सारे कार्य कर रहे हैं, मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूं कि आगामी चुनाव जो 27 तारीख को होने वाला है, उसमें एक ही विचार जीतेगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन एनडीटीएफ के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में होता है। जीतेगा विचार, ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति, कोई दल ऐसे नहीं जीतता, हमेशा विचार जीतता है। ये अब हमेशा पूरा नैरेटिव, ये विचारों की लड़ाई, ये धर्म युद्ध बन चुका है। इस धर्म युद्ध में सत्य की तरफ खड़ा होना और बाकी लोगों को प्रेरित करना कि वो सत्य के साथ खड़े हो जाएं, और असत्य, अफवाह, डराना, धमकाना, प्रपंच लगाना, कोई और उल्टे सीधे कार्य करना, उन लोगों को डिफीट करना आप सबका कर्तव्य है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को जाना।